से थे। जब पूरे विश्व को, पूरी संसार को, पूरी दुनिया को सामान्य लिखना पढ़ना आता था, तब उन दिनों हमारे देश में बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आप सब जानते होंगे, संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय, और भी बहुत सारे दशाधिक विश्वविद्यालय थे, जिनसे हमारे पूरे देश में संस्कृत की, और केवल संस्कृत की बात नहीं, ज्ञान विज्ञान की चर्चा पूरे विश्व में थी। हमारे यहाँ जो अष्टादश विद्याएं कही गई, उन विद्याओं के लिए आप विश्लेषण करें, बहुत सामान्यतः लोक जनमानस में यह संदेश है कि संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत पढ़ते पढ़ाते हैं, मतलब कोई बहुत एक वर्ग विशेष की, एक धर्म विशेष की, एक ज्ञान विशेष की भाषा संस्कृत है। यह भ्रांति है लोक जनमानस में, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत जो है वह विशुद्ध रूप से ज्ञान विज्ञान की भाषा है। हमने केवल कर्मकांड नहीं पढ़ाया, हमने केवल क्या कहते हैं अध्यात्म विद्या नहीं पढ़ाई, हमने विज्ञान भी पढ़ाया। हमारे शास्त्रों में, मैं नव्य न्याय का विद्यार्थी रहा हूँ, हमारे यहाँ जब छात्र न्याय का ग्रंथ पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले उसको तर्क संग्रह पढ़ाया जाता है। तर्क संग्रह में देखिए, तर्क क्या है? तर्क तो ज्ञान के अन्वेषण की एक पद्धति है, निष्कर्ष प्राप्ति का एक साधन है। तर्क संग्रह की व्युत्पत्ति ही होती है तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते। तर्क के माध्यम से ज्ञान का विषय बनाना है हमको, यह हमारे यहाँ की पद्धति रही है। तो हम तर्क संग्रह में पढ़ते क्या हैं? सबसे पहले बताया कि 7 पदार्थ होते हैं। उन पदार्थों का विश्लेषण करते हुए कहा कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। और फिर इन 7 पदार्थों में देखिए कि कितना ज्ञान और विज्ञान की बात हो गई है। फिर द्रव्य पदार्थ कितने हैं तो उसको 9 बताया: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। केवल परिचय के लिए नहीं थे कि केवल 9 द्रव्य होते हैं, बल्कि इनकी पूरी व्याख्या, इन पर पूरा विश्लेषण, इन पर पूरा चिंतन किया आचार्यों ने। पृथ्वी को केंद्रित करके चिंतन किया, जल को केंद्रित करके चिंतन किया, तेज को केंद्रित करके, वायु को, आकाश को, ये सब बहुत विस्तार से हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है। तो संस्कृत में क्या है, ये सचमुच ज्ञान और विज्ञान की संवहन करने वाली भाषा रही है। भारत में तत्कालीन समाज ने, तत्कालीन ऋषियों महर्षियों ने जो ज्ञान आविष्कृत किया, उनकी बुद्धि में जो ज्ञान आया, उस ज्ञान को प्रस्तुत करने की माध्यम भाषा संस्कृत रही है। सच पूछिए तो यदि हम संस्कृत को जान सकेंगे, तभी हम भारत के पुरातन ज्ञान वैभव को समझ सकेंगे। क्योंकि भारत में हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने हजारों हजार साल पहले जिस ज्ञान का, जिस विज्ञान का आविष्कार किया है, यदि हम उसके मूल रूप को जानना चाहते हैं तो उसके लिए संस्कृत ही एक माध्यम भाषा है। संस्कृत के माध्यम से ही हम उनके श्रम को, उनके विद्या श्रम को समझ सकेंगे। तो मित्रों, बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए इस समय, जो हमारे देश में इस समय हमें नेतृत्व प्राप्त है, जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक साथ देश के विभिन्न पक्षों में, विभिन्न क्षेत्रों में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, आज हमारे देश के लिए इसलिए भी गौरव का विषय है कि अब इस समय हम नई शिक्षा नीति के आलोक में पठन पाठन और पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं। विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के आलोक में कार्य कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में मूल रूप से इसका समावेश करने के लिए जो उस नई शिक्षा नीति के निर्माता हैं, उन्होंने ये प्रयत्न किया है कि सभी विषयों की, सभी ज्ञान परंपराओं के मूल में संस्कृत है, इसका अन्वेषण करना है। हम वनस्पति विज्ञान को पढ़ते पढ़ाते हैं तो उसका मूल भी हमारे ऋषियों ने, वनस्पति विज्ञान के मूल सूत्र हमारे ऋषियों ने दिया है, उसको भी हमारे भारत का वनस्पति वैज्ञानिक जाने। हमारे भारत में जो फिजिक्स को पढ़ने वाला व्यक्ति है, भौतिक विज्ञान को जानता है, वो हमारे भारत के ऋषियों के कंट्रीब्यूशन को भी जाने कि हमारे ऋषियों ने भी जो कंट्रीब्यूट किया है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, वो क्या है, उसे हम जाने, तभी हमको अपनी ज्ञान परंपरा का गौरव बोध हो पाएगा। निश्चित रूप से ये अत्यंत विडंबना की बात है कि बहुत सालों तक हमने पाश्चात्य चिंतन को पढ़ा, पाश्चात्य चिंतकों की चीज़ों को जाना, उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को जो जाना, लेकिन हमने अपने भारतीयों के द्वारा जो उद्भूत ज्ञान विज्ञान है
उसको हमने नहीं समझा। यही हमारी एक कमी रही। अभी हम उधर लौट रहे हैं। आप खुद विचार कीजिए कि भारत जैसा देश जो कि आयुर्वेद का जनक है, लेकिन आयुर्वेद की इतनी उपेक्षा हुई कि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा पद्धति की दौड़ में बाहर हो गया, और आधुनिक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उन्होंने आयुर्वेद को हटा करके अपना स्थान बना लिया, और उन पर बहुत रिसर्चेज हुई, उन पर बहुत शोध कार्य हुए, सरकारों ने बहुत ज़्यादा उनमें धन का व्यय किया, और वो चिकित्सा पद्धतियाँ बहुत पल्लवित हो गई, आगे आई। लेकिन आज भी उन चिकित्सा पद्धतियों के लिए चुनौती है। अगर एक बीमारी अपनी जिद पर आ जाए तो चिकित्सा पद्धति फेल हो जाती है। बहुत सामान्य बीमारी, जुकाम भी अगर अपनी जिद पे आ गई तो एलियोपैथ के बस का नहीं है कि जुकाम ठीक कर पाए। बहुत सारे लोग जीवन पर्यंत स्नोफीलिया लेकर के ही जाते हैं, वो जुकाम है, जुकाम का एक विकृत रूप है, उसे नहीं ठीक कर पाती। लेकिन आयुर्वेद जिसका मूल संकल्प था, उसका मूल संकल्प रोग का निदान नहीं है, रोगानुत्पाद की स्थिति पैदा करना है। हमारा जीवन ऐसा हो, हमारी जीवन शैली ऐसी हो, हमारा खान पान, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा शयन, हमारा जागरण इस तरह से हो कि हमें कोई बीमारी हम पर आक्रांत ही न कर पाए, हमें कोई बीमारी अपने गिरफ्त में ले ही न पाए। उस तरह की जीवन शैली आयुर्वेद में थी, लेकिन आयुर्वेद को दूर किया धीरे धीरे। एक मैं आपको हास्य का प्रसंग सुनाऊं। मैं उत्तराखंड में एक कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो मुझे एक आयुर्वेद कॉलेज में किसी परीक्षण के कार्य से जाना पड़ा। मैं आयुर्वेद के कॉलेज की बिल्डिंग के सामने, उसके गेट के सामने खड़ा होकर मैंने पूछा किसी से कि यहाँ आयुर्वेद कॉलेज कहाँ है। तो उसने कहा सर जहाँ आप खड़े हैं उसके पीछे मुड़िए, आयुर्वेद कॉलेज में हैं आप। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमने आयुर्वेद के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना दुर्गति का शिकार बना दिया है, उसमें लिखा ही नहीं है आयुर्वेद महाविद्यालय, उसके गेट का कोई स्वरूप ही नहीं है। इसे देखकर मुझे लगे कि आयुर्वेद महाविद्यालय है। हमने बहुत उपेक्षा की, लेकिन अभी एक अच्छा ऐसा समय है कि भारत में जो भारतीय विद्याएं हैं उनके उन्नयन का, उनके विकास के होने का वातावरण इस समय मिल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे निश्चित रूप से अपने देश की पूरे वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा हो रही है। पूरा विश्व भारत को इसमें दूसरे नज़रिए से देखता है, भारत के प्रति उसकी सोच बदली है, पूरे विश्व की दृष्टि बदली है। कि पहले कहा जाता था कि भारत मदारियों का देश है, यहाँ तो बस तंत्र की विद्याएं हैं, जादू टोटके, यही सबका देश है भारत। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनके इस तरह के भ्रम को तोड़ा और बताया कि हम विज्ञान के क्षेत्र में उतने ही उन्नत हैं जितने दुनिया के अन्य विकसित देश हैं। और ये चंद्रयान की सफलतापूर्वक चंद्रयान का परीक्षण और इसके आगे और भी बहुत सारे निरंतर कार्य भारत में हो रहे हैं। तो जितनी शक्ति हमारी स्थल में है, जितनी शक्ति हमारी जल में है, उतनी ही शक्तिशाली तरीके से हम नभ में भी अपने को स्थापित कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। और इसमें जो उस पॉइंट का नाम रखा शिव शक्ति बिंदु, उसमें भी हमारी जो संस्कृति है वो झलक रही है। संस्कृति जैसे कई बार होता है ना कि आप जिस भाषा को पढ़ते हैं, आप जिस देश की संस्कृति को जीते हैं, यदि उससे जुड़ा हुआ कोई नाम मिलता है तो आपको सहजता ऐसी फीलिंग आती है कि ये तो हमारा कोई आत्मीय है, कोई हमारा हृदय से जुड़ा हुआ है, ऐसी फीलिंग आती है। तो चंद्रयान के जो उपस्थित होने का पॉइंट है उसको शिव शक्ति केंद्र के रूप से, शिव शक्ति केंद्र के नाम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका जो नामकरण किया वो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही भावुक करने वाला बिंदु है। तो बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा अवसर है। हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यता, हमारे ज्ञान विज्ञान के पुष्पित, पल्लवित और विकसित होने का यह काल है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि राष्ट्र की सेवा में जो जहाँ है उसे अपनी पूरी निष्ठा से उस कार्य को करना चाहिए। एक विद्यार्थी को निष्ठा से पढ़ना है, वही राष्ट्र की सेवा है। एक आचार्य को निष्ठा से पढ़ाना है, वही राष्ट्र की सेवा है। एक कर्मचारी को निष्ठा से अपने कार्य को यथासमय यथाविधि संपादित करना है, वही राष्ट्र की सेवा है। राष्ट्र की सेवा का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर में केवल
गन लेकर के खड़े होने वाला व्यक्ति ही राष्ट्र का प्रहरी है, राष्ट्र का सेवक है। हम सब भी राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, जो दायित्व हमें दिया गया है उस दायित्व का विधिवत पालन करके। तो हम सभी लोग, मैं आज ये संदेश देना चाहूँगा आपको, पहली बार मेरी आप सबके सामने वार्ता करने का, कुछ अपनी बात रखने का अवसर मुझे मिला है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें भी अपनी एक वैचारिक स्तर पर अपना एक संदेश समाज में देना चाहिए। हम लोगों को पता चले कि हम महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जब भी हम समाज में जाएं, हमारी एक उपस्थिति हो, देख करके ही उसको सहसा अनुभूति हो कि आप किसी संस्था के छात्र हैं, एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था के छात्र हैं। बोध कराना पड़ता है, बिना बोध कराए कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। जब तक आप बोध नहीं कराएंगे दूसरे को, जब तक उसको आप ऐसा एहसास नहीं कराएंगे कि आप पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक हैं, आप पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, आप पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। आज इसकी ज़रूरत है कि हम जो हैं उसका बोध कराएं दूसरे को। नहीं तो फिर क्या होता है कि हमारा परिचय दूसरे कराएंगे, हम अपने आप को उनके सामने, जबकि हमारी उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए। आप कभी किसी आश्रम में जाइए जहाँ की बहुत अच्छी कल्चर हो, तो आपको घुसते ही, आश्रम में प्रवेश करते ही आपको अनुभूति आने लगती है कि आप किसी आश्रमी सीमा में हैं। जैसा वो शाकुंतलम में वर्णन है ना, कि जैसे वो दुष्यंत जाता है वहाँ, तो उसे लगता है कि आश्रम प्रांतोयम, ये आश्रम की परिधि में हम आ गए हैं। तो ऐसा ही यहाँ का वातावरण होना चाहिए कि आपको लगे कि आप संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के सदस्य हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य हैं। देखिए, समाज को हमसे ज़्यादा अपेक्षा है। कई बार ये उम्र होती है ऐसा, जब हम लोग बहुत हास परिहास में इसको वो कर देते हैं। मैं अपने विश्वविद्यालय में शोध छात्रों को पढ़ाया करता था, तो मेरा इस मामले में सचमुच, मैं आप सभी को बताऊं, मैं बहुत असहज हो जाता हूं जब किसी गंभीर लेक्चर में कोई मुस्कुराता है। तो मुझे लगता है कि क्यों मुस्कुरा रहा होगा। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या इसका कुछ स्वरूप ही ऐसा है कि जिसको पता ही नहीं है कि कब हमें हंसना है और कब हमें गंभीर होना है। अच्छे वक्तव्यों में जब कोई अच्छी बात बता रहा हो तो बहुत सीरियस होकर के उसकी बातों को सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात आपके जीवन को बदल दे, कौन सी बात आपको ऐसी प्रेरणा दे जाए कि आपका चिंतन बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए। तो आप सभी लोग अपने आचार्यों के संपर्क में रह करके अपने जीवन को बदलिए, अपना ऐसा स्वभाव, अपना ऐसा स्वरूप, अपना ऐसा परिवेश प्रस्तुत कीजिए कि बिना कहे यह पता चले कि आप कहाँ के स्नातक हैं। बस इतना ही कह करके आपको पुनः आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं आपको समर्पित करता हूँ। सभी को धन्यवाद।